लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। नमस्कार दोस्तों। साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो विभाजन की वजह से देश में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए। तमाम मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश इसके गुलाम हुआ करते थे। फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब पर अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। ब्रिटेन इस दौर में दुनिया की सुपर पावर था। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का मतलब होता था फांसी की सजा, लंबी जेल या फिर काला पानी की ऐसी सजा कि कोई भी उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन दहशतगर्दी के इस आलम में भी कुछ ऐसे आज़ादी के दीवाने थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता दबा नहीं पाई। ये वो लोग थे जिन्हें मौत का डर नहीं था, बस डर था गुलामी में रहते हुए मर जाने का। ऐसे में इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी। इसमें से कई लोगों को इस लड़ाई का क्रेडिट मिला तो कुछ हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रह गए। लेकिन फिर भी इन लोगों की लड़ाई ही थी कि हजारों कुर्बानियों के बाद साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इस लड़ाई में कुर्बानियां हर धर्म को मानने वाले लोगों ने दी थी। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 मुसलमानों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन लोग आज इन लोगों को बहुत कम जानते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों के नाम आपने सुने भी ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि इनमें से आपने किसका नाम नहीं सुना है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मौलाना हसरत मोहानी का। मौलाना हसरत मोहानी एक लेखक और शायर थे। इनके शेर और कविताएं ऐसी होती थी कि अंग्रेजी हुकूमत की रातों की नींद उड़ गई थी। ये वो शायर थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था साल 1921 में। ये वही नारा है जिसे लगाते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए थे। दोस्तों, मौलाना हसरत मोहानी का जन्म साल 1875 में यूपी के उन्नाव जिले के कस्बे मोहान में हुआ था। साल 1903 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। इसी दौर में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उर्दू मोहल्ला नाम से एक पत्रिका जारी की। इस पत्रिका में लोगों से देश के लिए वो लड़ने को कहते थे। इस बात से गुस्सा होकर अंग्रेजों ने उनकी मैगजीन बंद करा दी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना छोड़ा नहीं। साल 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो स्वदेशी आंदोलन के सबसे पहले सपोर्टर्स में से एक थे, यानी कि वो लोगों से अपील करते थे कि भारत में बने सामानों को अपनाया जाए। वो ये मानते थे कि स्वदेशी आंदोलन वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को काफी कमजोर किया जा सकता है। भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारी इन्हें अपना आइडल मानते थे। इसलिए उन्होंने हसरत मोहानी के इंकलाब जिंदाबाद के नारे को अपनाया था। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को यह पता था कि मौलाना हसरत मोहानी साहब ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब दोस्तों, अभी आपने अशफाक उल्लाह खान का नाम सुना, जो कि एक क्रांतिकारी थे। हमारी लिस्ट में अगला नाम भी उन्हीं का है। अशफाक सिर्फ 28 साल के थे जब वो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। 22 अक्टूबर सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित शहीदगढ़ में जन्म हुआ था अशफाक उल्लाह खान का। जब वो बड़े हो रहे थे तब देश में महात्मा गांधी की अफ्रीका से वापसी हो रही थी और गांधी जी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे। गांधी जी के साथ बड़े बड़े लीडर्स भी जुड़े, लेकिन जब असहयोग आंदोलन कामयाब नहीं हुआ तो देश की युवा पीढ़ी उनसे नाराज हो गई। कुछ नौजवानों को लगने लगा था कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला और जिस तरह से अहिंसा का आंदोलन चल रहा है, असल में इस तरह से अंग्रेज कभी भी भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये क्रांतिकारियों की विचारधारा होती थी। इसीलिए गांधी जी के साथ साथ उनके जैसे सभी बड़े लीडर्स ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से जल्द आज़ादी तो हासिल करेंगे, मगर बातचीत के जरिए, ना कि हिंसा के जरिए। मगर दोस्तों, उसी दौर में ही भारत के कुछ नौजवानों को ये महसूस होने लगा था कि गांधी जी और उन जैसे जो बड़े बड़े कुछ लीडर्स हैं, वो सवाल बातचीत के जरिए जो फॉलो कर रहे हैं, वो दरअसल काम नहीं कर रहा है। इसलिए वक्त आ चुका है कि हम अंग्रेजों से आज़ादी मांगने की बजाय उनसे अपनी आज़ादी को छीन लें। ये विचार क्रांतिकारियों के थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान अंग्रेजों की ट्रेन लूटने वाली घटना यानी कि काकोरी कांड में शामिल थे। अपनी बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और फिर वहां से भाग निकले। इस कांड के बाद वो बनारस आए और यहाँ चुपचाप इंजीनियरिंग कंपनी में काम शुरू किया।
उन्हें कोई पहचान नहीं पाया कि उन्होंने काकोरी जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस कंपनी में काम करके जो पैसे मिलते थे वो उसे क्रांतिकारी साथियों को मदद में लगा देते थे। इसी बीच एक दोस्त ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें पकड़वा दिया। फिर जेल में उन्हें बेहद कठोर यातनाएं दी गई और सरकारी गवाह बनाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन अशफाक उल्लाह खान को यह मंजूर नहीं था। आखिर में ब्रिटिश हुकूमत ने 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी और इस तरह से क्रांतिकारी का अंत हो गया। इस लिस्ट में दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करें तो नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो गफ्फार खान आज के पाकिस्तान वाले एरिया में पैदा हुए थे। यह जगह थी पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। गफ्फार खान का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1890 में। अब्दुल गफ्फार खान का नाम आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए बड़े पैमाने पर वहां आंदोलन को खड़ा किया था, यानी कि अहिंसा के रास्ते से। दोस्तों, गफ्फार खान ने आज़ादी दिलाने की कोशिश में लगभग अपनी आधी जिंदगी जेल में काट दी थी। यही नहीं, जब देश आज़ाद हुआ तब भी वो जेल में ही थे। करीब 35 सालों तक उन्होंने जिंदगी अपनी सलाखों के पीछे बिताई, लेकिन फिर भी ना तो उन्होंने कभी आज़ादी से अपना मन पीछे हटाया और ना ही कभी माफ़ी मांगकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात है कि खान अब्दुल गफ्फार खान उन मुस्लिम नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के विभाजन का पुरजोर तरीके से विरोध किया। जाहिर है कि बंटवारे से पेशावर का वो इलाका जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान की मातृभूमि थी, वो अपने आप पाकिस्तान में चली गई, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद भी भारत से उनका लगाव कम नहीं हुआ। यही वजह है कि 1987 में उन्हें बुलाकर भारत सरकार ने भारत रत्न यानी भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। यह उनका देश के लिए योगदान था और इसी वजह से पाकिस्तानी होने के बावजूद भी उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। लेकिन दोस्तों, साल 1988 में लगभग 97 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों बात करें लिस्ट में दूसरे नंबर पर, तो उनका नाम है बहादुर शाह जफर। आप में से हो सकता है कि इस बात से एग्री ना करें, आप कमेंट करके अपनी राय बताना मुझे, लेकिन दोस्तों भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक बूस्ट देने में बहादुर शाह जफर की बड़ी भूमिका थी। देखिए, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी टाइम से पहले, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी थी। अब विद्रोह में सैनिकों ने तो बिगुल बजा दिया था, लेकिन एक राजनीतिक लीडर की जरूरत थी जिसके झंडे के तले चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे वक्त में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आगे किया गया, क्योंकि अभी भी मुगलों की सिंबॉलिक ताकत बची हुई थी। इसीलिए बहादुर शाह जफर इस संग्राम के नेता थे। 1857 के संग्राम में बहादुर शाह जफर के साथ बहुत बुरा हुआ था। अंग्रेजों ने मुगलों की ताकत को तो जड़ से उखाड़ ही दिया, साथ ही जफर के सामने उनके बेटों को एक एक करके गोली मार के उनका कत्ल कर दिया। आज भी कई लोग मानते हैं कि अगर जफर उस वक्त अंग्रेजों से हाथ मिला लेते तो शायद उनकी पुश्तें किसी महल में, किसी शाही महल में आज भी अपनी आलीशान जिंदगियां बिता रही होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी कई अलग अलग इलाकों में रहने वाले राजाओं महाराजाओं के परिवार के लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं। इसमें से कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बजाय उनका साथ दिया था विद्रोह के खिलाफ। अगर आप ऐसे किसी भी राजा के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आखिरी में मैं जिनका नाम लेने वाला हूं वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये वो मौलाना थे जिन्होंने देश के कट्टर मुसलमानों का जमकर विरोध किया और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ भी अपनी आजादी का झंडा बुलंद किया। ये वो मौलाना थे जो आखिरी तक भारत के विभाजन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं मौलाना आजाद की। आज़ाद बड़े राष्ट्रवादी थे। महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई। आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से हुई थी। साल 1923 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1940 में वो एक बार फिर अध्यक्ष बने थे। आज़ाद की जीवनी लिखने वाले सैयद इरफान हबीब लिखते हैं कि आज़ाद हकीम अजमल खान, डॉक्टर M.A. अंसारी खान, अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मोहानी जैसे नेताओं की कैटेगरी में आते थे जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं करते थे। मौलाना आज़ाद मानते थे कि शांति का समर्थन करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में बराबरी लानी चाहिए। 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर के किले में ले जाया गया और उस टाइम पर कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
32 महीने बाद यानी 2 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया जब अप्रैल 1945 में उनकी रिहाई हुई। जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो शुरू में गांधी और नेहरू के अनुरोध के बावजूद आजाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। गांधी और नेहरू के बार बार जोर देने पर उन्होंने 4 महीने बाद शिक्षा मंत्री का पद संभाला। माउंटबेटन ने पद संभालने के बाद जब भारत के विभाजन का प्रोसेस शुरू किया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका बहुत विरोध किया था। एक भारतीय के रूप में उन्हें देश के टुकड़े होना मंजूर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 5 मुसलमान नेताओं की या उन 5 मुसलमान लड़ाकों की जिन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वैसे तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, लेकिन ये लिस्ट थी उन 5 नेताओं की। अब आप कमेंट में बताइए कि आप इनमें से किन नेता को नहीं जानते थे। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.